चलेंगे। शर्जील नाम मिनिस्टर न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कराची। ईद की दिली गहराइयों से मुबारकबाद। उसके बाद सबसे पहले पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की जानिब से और हुकूमत सिंध की जानिब से स्वीडन में जो कुरान पाक की बेहुरमती हुई उसमें पूरे आलम इस्लाम, हर मुसलमान और मैं समझता हूँ कि गैर मुसलमानों में भी जो गैर मुस्लिम थे उन्होंने भी दुनिया भर में इसकी शदीद मज़म्मत की। तो उसकी भी हम बहुत ज़्यादा मज़म्मत करते हैं और ये नाकाबिल बर्दाश्त अमल है, इसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। 3-4 इशूज़ हैं जिस पर आज मुझे आपसे कुछ बातचीत करनी है। जो सबसे एक अहम इशू इस वक्त जो सिंध भर में महसूस किया जा रहा है वो गैर एलानिया लोड शेडिंग जो सिंध के हर ज़िले में इस वक्त महसूस की जा रही है। कराची में भी लोड शेडिंग का दौरानिया बहुत बढ़ा दिया गया है, लेकिन खुसूसी तौर पर सिंध के ज़िला जो हैं उनमें पहले घंटों में बातें होती थी, अब दिनों की बातें हो रही हैं। पहले ये होता था कि जी 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, 16-16 घंटे बिजली जाती थी। अब जो है अब ये होता है कि जी 3-3 दिन तक, 4-4 दिन तक वहाँ पे बिजली नहीं है, जिससे जो गर्मी की इस वक्त शिद्दत है उस गर्मी की शिद्दत की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हो रही है। और उसके साथ साथ जो आपके इंस्टीट्यूट्स हैं, आपके हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे हम लोग जनरेटर्स से सारा काम चला रहे हैं, उसमें भी 3-3 दिन तक अगर आप जनरेटर पे चलाएंगे तो वो चीज़ भी जो है वो मुनासिब नहीं है। तो इस तरह के जो शिकायतें हैं वो महसूस हो रही हैं और उसके लिए हम गुजारिश करते हैं फेडरल गवर्नमेंट से, प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करते हैं कि फौरी तौर पर इसका सख्ती से नोटिस लें। आपको पता होगा लास्ट टाइम अभी ईद के दिनों में ही लाड़काना में 3-4 दिन तक लाइट नहीं थी, फिर प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब ने उस पर ना सिर्फ नोटिस लिया और फिर उन्होंने सूबाई वजीर इम्तियाज़ शेख साहब से कहा, फिर इम्तियाज़ शेख साहब ने जब ज़ाती इंटरेस्ट लिया उसके बाद फिर वो बिजली की बहाली मुमकिन हुई। जो फीडर्स थे वही पूरे उनके गायब थे। 14 टावर जो गड़ी यासिन रतोडेरों के बीच में वो गिर गए थे, वो बहाली मुश्किल हो रही थी। तो ये हमारी अपील होगी कि वफाकी हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर साहब खुसूस तौर पर सख्ती से नोटिस लें और जो सिंध के लोग इस वक्त इस अज़ियतनाक ज़िंदगी गुजार रहे हैं इस गर्मी की वजह से और लोड शेडिंग की वजह से, उनमें उनको रिलीफ दिया जा सके। इसके साथ आपने देखा होगा कि चंद दिनों से जमायत इस्लामी बहुत बुरे तरीके से हुकूमत सिंध के खिलाफ और पीपल्स पार्टी के खिलाफ मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा में मसरूफ़ है। जमायत इस्लामी जिसकी शिकस्त जिसको नसीब हुई, और शिकस्त इसलिए नसीब हुई कि जमायत इस्लामी के पास नंबर्स पूरे नहीं थे। जमायत इस्लामी जो इल्ज़ामात हुकूमत सिंध पे लगा रही है वो बताया कि उनकी सीटें कितनी थी, हमारी सीटें कितनी थी। ये तो नहीं था कि जी हमारी सीटें कम हो और जमायत इस्लामी को हारी हो। हमारी सीटें उनसे ज़्यादा थी, उनकी सीटें कम थी। जो पीटीआई के मेंबर्स ने उनको वोट नहीं दिया वो उन्होंने जमायत इस्लामी के करतूतों की वजह से नहीं दिया, जिसकी कल भी मैं देख रहा था, अखबारों में भी पढ़ रहा था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीआई के उन मेंबरों ने की है। उन्होंने कहा कि जी हमारी पीटीआई की क़यादत ने भी हमें कहा था कि हम कुछ वजह जमायत इस्लामी के साथ नहीं बैठेंगे। उन्होंने उन क़यादत के नाम भी लिए बैठकर कि हम जमायत इस्लामी के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर वोट पीटीआई ने नहीं दिया और आप अपना पूरा नज़ला जो है वो आप गिरा रहे हो पीपल्स पार्टी पे या सिंध हुकूमत पे, तो ये नाजायज़ ही बात है। आप देखें कि इस वक्त सवाल ये बनता है कि अल खिदमत फाउंडेशन को जो अरबों रुपए दिए जा रहे हैं वो इसलिए तो नहीं दिए जा रहे कि आप हर जगह पे, हर चौराहे पे, हर गली में आप अपने पोस्टर्स अपनी तस्वीर के साथ डाल दो। इसलिए तो वो लोग चंदा नहीं दे रहे या कुर्बानी खाले नहीं दे रहे कि आप करोड़ों रुपए जो है वो आप सोशल मीडिया पे कैंपेनों में लगाओ। ये सारी चीज़ें मुफ्त में तो नहीं होती हैं।
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मैं गुजारिश करता हूं कि वो मालूमात करे जमात इस्लामी से कि जी आपने ये करोड़ों जो फिगर आ रही है कि जी अरबों रुपए की आपने पूरी कैंपेनें चलाई, वो पैसे कहाँ से आए आपके पास, वो किस तरह खर्च किए, और किस तरह आप जो है फिर आप क्लेम करते हो लोगों को कि जी हम अल खिदमत फाउंडेशन को चंदा दें, अल खिदमत फाउंडेशन को चंदा दें ताकि आप फिर अपने आगे अपने इंतखाबात में वो इलेक्शन कैंपेनें चलानी है। वो तो खिदमत के जज्बे से लोग आपको देते हैं पैसे कि आप किसी गरीब की किसी बेवा की मदद करेंगे, ये इसलिए तो नहीं देते कि आप जो है वो सिर्फ अपने फोटो जो है उसके पोस्टर्स पूरे शहर में भर दें आप। तो इस पर भी मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी को सोचना चाहिए, उनकी क़यादत को सोचना चाहिए, इल्ज़ाम तराशियों के साथ साथ जमात इस्लामी को निकलना चाहिए, और साथ तौर पे जो कराची के इस वक्त मेयर हैं उनके साथ मिलकर काम करें, कराची के मेयर के साथ मिलकर कराची की तरक्की के लिए, इनके पास अपने टाउन हैं उनमें उनकी तरक्की के लिए काम करें, बैठें बातचीत करें हुकूमत सिंध के साथ, एक मेज पे बैठें। हम चाहते हैं कि आपके पास जितना भी मैंडेट है, जिस तरीके का भी मैंडेट है, उस मैंडेट का हम आपका एहतराम करें और उसमें आप मिलकर अपने लोगों की खिदमत कर सकें, हम कराची के लोगों की खिदमत कर सकें। हम पूरे सिंध भर में जहाँ पे हमारे मेयर्स और नाजमीन जीते हैं वो सब खिदमत में मसरूफ़ है। आपने देखा कि इस ईद पे आपके पूरे सिंध भर के जो जितने भी मेयर हजरात थे, जितने भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के चेयरमैन थे, उन्होंने बाकायदा निकल के लोगों की खिदमत की है, उन्होंने ये आलाइशें उठाई हैं बैठकर, उन्होंने सफाइयाँ सुथराइयों को देखा है, उन्होंने पूरे इंतजामात को देखा है। मतलब जब सब ईद मना रहे थे तो हमारे मुंतखब नुमाइंदे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो ईद नहीं मना रहे थे, वो अवाम की खिदमत कर रहे थे, अवाम के लिए ज़िंदगी आसान बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये जज्बा होता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो ग्रॉस रूट पे जो लोग वोटों पे यकीन रखते हैं, तो हम तो खिदमत पे यकीन कर रहे हैं। तो हम ये गुजारिश करते हैं कि जमात इस्लामी भी जो है वो साथ मिलकर काम करें। इल्ज़ाम तराशियाँ बहुतानबाजियों का सिलसिला बंद होना चाहिए। अब एक दूसरे पर झूठे बातें करने का, इल्ज़ाम लगाने का, आपसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने इल्ज़ाम लगाए, फिर आपने देख लिया कि इन इल्ज़ामात के बाद जो आज जमात इस्लामी लगा रही है, जमात इस्लामी को सिंध भर में सूबाई असम्बली में 1 सीट मिली, पीपल्स पार्टी इस वक्त 100 सीटों पे बैठी हुई है। तो अगर आपके इल्ज़ामात की सियासत जो आप करते आए हो, आपकी तर्ज सियासत आप करते आए हो, जो तालीमी इदारों को आपने जिस आग में आप डालते हुए आए हो, लोगों के जहन में जो आप नफरतें पैदा करते हुए आए हो, उससे अब आप बाहर निकलें, अब आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आए, आप खिदमत करेंगे आपको वोट मिलेंगे, आप आवाम के लिए काम करेंगे आपको वोट मिलेंगे, नहीं करेंगे तो फिर आपके साथ वही होगा जो आपका इस बार हुआ है कि आपको लोग फिर मुस्तरद कर देंगे। आप आज भी जो सीटें आपको मैंडेट मिली, जिस तरीके से मिली, वो एमक्यूएम के बायकॉट की वजह से मिली। अगर एमक्यूएम बायकॉट नहीं करती तो फिर आप आज बहुत नीचे होते। लेकिन आज आपको अगर थोड़ा बहुत अल्लाह का शुक्र करना चाहिए और एमक्यूएम की क़यादत का शुक्रगुजार होना चाहिए, जिसकी वजह से आप आज किसी चीज़ को क्लेम करने के लिए भी काबिल हो, वरना ये क्लेम भी आपका कहीं नहीं होता। फिर साहब हमारे इत्यादि बन के हमारे साथ ही बोल रहे थे कि यार हमें कोई 1 टाउन दे दो, 2 टाउन दे दो, तो ये चीज़। इसके बाद कल आपने देखा कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की एक आएगी जी, उन्होंने हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब पे This half-hourly clock is brought to you by तहरीक इंसाफ धमकियां भी देती रही है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन खुद धमकियां देते रहे हैं, खुद उनको बड़े पब्लिकली थ्रेट्स करते रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने कहा कि उनको इस बेंच में एतमाद भी नहीं है। ये क्या है? ये सारे लेटर्स, ये सारे प्रेशर टैक्टिक्स हैं। जुडिशरी को अंडर प्रेशर लाना चाहते हैं, जिस तरह गुंडागर्दी के जरिए उन्होंने कोशिश की कि पूरे मुल्क को यरगमाल करें, पूरे मुल्क को अपने काबू में लेकर आए, सोशल मीडिया पे लोगों को यरगमाल करें, सोशल मीडिया के जरिए अपने मुल्क के सियासतदानों के खिलाफ, अपने मुल्क की जुडिशरी के खिलाफ, अपने मुल्क के अहम इदारों के खिलाफ जिस तरह कैंपेनें चलती रही, अब उन जज हजरात पे भी प्रेशर रखने के लिए कि जी हमें आप पे एतमाद नहीं। और फिर आपने देखा उस प्रेशर का नतीजा कि आज उनको एक रिलीफ भी मिला है एक जगह से। तो ये उनके प्रेशर टैक्टिक्स काफी हद तक कामयाब भी हो रहे हैं कि हर आदमी डरता है कि जी शायद मेरे खिलाफ ट्रोलिंग ना स्टार्ट हो जाए, मेरे खिलाफ गालियां देना ना शुरू कर दें,
सोशल मीडिया पे अगर हजारों अकाउंट से मेरे खिलाफ कोई ट्रेंड्स चलना शुरू हो जाए, गालम गलूचना शुरू हो जाए, तो उसके प्रेशर में ये प्रेशर टैक्टिक्स लगता है कि कई हद तक उनकी कामयाब हो रही है। लेकिन आप देखें क्या इंसाफ के तकाजे पूरे हो रहे हैं? पाकिस्तान का, दुनिया का कौन सा शख्स ये कहता है कि जी जिन तोशाखाना पे आपने नैब में मुकदमा बनाए हुए थे साबिक हुक्मरानों के खिलाफ, जिनके पास वो चीजें मौजूद है जो ओन करते हैं कि हमने लीगल प्रोसेस से लिए, और एक झूठा मक्कार शख्स, एक फ्रॉडिया शख्स, एक 2 नंबर शख्स जो कि हमारे अहम दोस्त ममालिक की घड़ियों को, कीमती घड़ियों को जिस तरह उसने बेचा और झूठ बोला, झूठी रसीदें दिखाई कि जी मैंने इस्लामाबाद में उसको भेजा, उसने बोला जी मैंने तो बेची नहीं है, मैंने तो खरीदी नहीं है, और पता चला जी कि वो दुबई में किसी शख्स ने खरीदी है। और इस तरह वो अपने ना, उसके बाद वो पैसे खरीदने के लिए वाइट पैसे थे, फिर वो सारी प्रोसीजर, वो एक एक चीज उसकी झूठ से बुलंद है, और वो उसने सरकारी खजाने को भी नुकसान पहुंचाया, सरकार से हुकूमत पाकिस्तान की साख को भी नुकसान पहुंचाया। उस शख्स के खिलाफ मुकदमा था, तो कहा गया कि आज कि जी वो मुकदमा वो काबिले समाअत था या ना था, मैंने अभी डिटेल ऑर्डर नहीं पढ़ा है, बट जितना मैंने क्रक्स देखा उसका, तो मैं तो खुद परेशान हो गया हूं कि यार कैसे सिस्टम चलेगा। पूरी दुनिया को पता कि तोशाखाना में इमरान खान ने डाका मारा है, चोरी की है, उसने, उसके पूरे खानदान ने बैठकर, जिस तरह जुम्मा बाजार में घुस जाते हैं कि ये भी ले लो, बाय 1 गेट 1 फ्री लगा हुआ था, कि ज्वेलरीज भी जा रही हैं, डायमंड भी जा रहे हैं, और नेकलेस भी जा रहे हैं, और हर किस्म की महंगे जवाहरात जो हैं वहां से लूट मार सेल चल रही थी। काफी चीजें मजबूरी में जाहिर करनी पड़ी, काफी चीजें जाहिर नहीं भी की, लेकिन अगर उसके लिए सरकार मालूमात लेती है जिसपे आप माजी में रेफरेंसेस दाखिल कर चुके हैं, और उन रेफरेंसेस में इन्हीं हाई कोर्टों से वो प्रोसेस सारे जा चुके हैं, आज आप उस शख्स के लिए कहते हैं कि जी नहीं, उसके लिए इस काबिल समाअत है या नहीं है, तो ये चीजें बाइसे फिक्र है। मैं समझता हूं कि तहरीक इंसाफ का सरबराह चाहता है कि इस मुल्क में साकिब निसार को दोबारा आला अदलिया का चीफ बना दिया जाए, और वो इसको हर चीज में इसको रिलीफ देता रहे, आंख बंद करके। पाकिस्तान के सबसे बड़े में बड़े फ्रॉडी शख्स को, सबसे बड़े झूठे शख्स को, सबसे बड़े में बड़े करप्ट शख्स को, सबसे बड़े में बड़े उस शख्स को जिसने इस मुल्क में हर किस्म का मनी लॉन्ड्रिंग की, फेक अकाउंट्स छुपाए, अपने अकाउंट जाहिर नहीं किए, जिसमें बिलियंस ऑफ रुपीस फॉरेन फंडिंग होती रही, उसको जाहिर नहीं किया, ऐसे शख्स को सादिक अमीन का लकब साकिब निसार की तरफ से देना, यह शर्मनाक है उस शख्स के लिए जिसको इस लकब मिला, और उससे ज्यादा शर्मनाक है उस शख्स ने जिसने अपने पैसों की लालच में साकिब निसार ने सारा ये हरकत की, और फिर उसी के पूरे मुल्क के लोगों के घरों को मुसमार किया गया इलीगल कंस्ट्रक्शन के नाम पर। लेकिन तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के घर को रेगुलराइज किया गया साकिब निसार की तरफ से, और उसके बदले में आपने देख लिया कि साकिब निसार को टिकटें मिली जो वो और उसके बेटा धड़ाधड़ बेच रहे थे। जैसे ही पंजाब असेंबली की इलेक्शन की अनाउंसमेंट हुई कि पंजाब हुकूमत के लिए, पंजाब असेंबली के लिए इलेक्शन हो रहे, तो वो झोलियां भर भर के टिकटें लेकर आए साकिब निसार और उसका बेटा, और वो धड़ाधड़ बेचते गए, और उनकी रिकॉर्डिंग जिनको उन्होंने डिसोन भी नहीं किया। वो साकिब निसार ने बोला हाँ जी मैं अब तो सरकारी ओहदे पर नहीं हूं, अगर मेरी रिकॉर्डिंग है तो क्या हो गया। वो खुदा के बंदे, तुम उसको पहले फेवर दे चुके हो, अब जो है तुम जो है वो रिकॉर्डिंग के आसरे में तुम जो है मजे के साथ वो टिकटें बेच रहे हो, बैठकर करोड़ों रुपए में तुम पार्टी की टिकटें बेच रहे हो। ये नेक्सस है, ये सीधा सीधा नैब का केस है। मैं समझता हूं ये सीधा सीधा नैब का केस है, जो कि ये ओपन एंड शट केस है कि एक जज जिसने आउट ऑफ द वे, उस वक्त भी सबने एतराज किया था कि ये जजमेंट्स गलत हो रही हैं, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को गलत फेवर्स दी जा रहे हैं, उसके मुखालफों को चुन चुन के कोर्टों में सजाएं दी जा रही हैं, उसके मुखालफों को चुन चुन के उनका मीडिया ट्रायल अदालतों में, बड़ी अदालतों में किया जा रहा है, और ताकि उसके लिए कोई पॉलिटिकल माइलेज बने और उसको जितवाने के लिए
ये वन साइडेड कोर्टें चलती रही साकिब निसार के दौर में, पूरा वन साइड माहौल चलता रहा। उसके बदले में वो टिकटें बेच रहा, उसके बदले में और भी बहुत सारे कैश के इन्होंने रिवॉर्ड्स लिए होंगे डेफिनेटली। जब इंक्वायरी होगी, जब साकिब निसार जैसा शख्स 30 दिन के रिमांड में जाएगा, तब बातें खुलेंगी। जब नैब की इन्वेस्टिगेशन टीम, एंटी करप्शन की इन्वेस्टिगेशन टीम, जब साकिब निसार जैसे शख्स को इन्वेस्टिगेशन के उस प्रोसेस में लाएंगे, तब बातें सामने आएंगी। साकिब निसार के बेटे को लेकर आएंगे, तब बातें सामने आएंगी। साकिब निसार के दामादों को, जिनकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी और उनके कॉम्पिटिटर्स ने उन दिनों में खत लिखे थे, मैं हल्फिया कहता हूं कि आप वो सारी इंक्वायरी निकालें कि उनके कॉम्पिटिटर्स जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी, उनके साथ साकिब निसार ने किस किस्म की ज्यादतियां की ताकि उसके दामादों के जो है फार्मास्यूटिकल के जो काम है वो ज्यादा आसान हो सके। जिस तरीके से उस आला अदालत की कुर्सी की धज्जियां उड़ाई गई साकिब निसार की तरफ से, जो अकरबा परवरी की गई, जो नेपोटिज्म की एक आला मिसाल कायम की गई साकिब निसार की तरफ से, ये सारी एक पूरी हिस्ट्री है। मैं कहता हूं साकिब निसार पे तो बाकायदा एक रिसर्च होनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि उन कुर्सियों पे, आला कुर्सियों पे बैठ के साकिब निसार जैसे शख्सों ने, जो लालची शख्सों ने और उसके पूरे खानदान ने किस किस्म के नाजायज फायदे उठाए। आज मैं सुबह को मुझे किसी ने एक वीडियो भेजी कि जी मौजूदा चीफ जस्टिस साहब, कुछ ब्लॉगर से उनकी मुलाकात हुई है, और वो वीडियो थी असद तूर साहब की। अब उसमें मैं तो सुनी सुनाई बातों में कम अमल करता हूं, लेकिन जितने हकायक उसमें थे, जो चीजें मैंने उसमें देखी हैं कि जी मेरे इतने हैं, तुम्हारे इतने हैं, और जितनी खुली गुफ्तगू, अगर ये बात ठीक है, असद तूर साहब एक बहुत ही काबिल एहतराम हैं, यूट्यूबर हैं, सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं। मैं कहता हूं कि जी इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर असद तूर साहब की बातें ठीक हैं, जो उन्होंने कहा है कि हमारे पास इस तरीके से हो रहा है कि जी वो बकौल उनके कि बंदयाल साहब जो है वो इमरान खान के नाम पर तो जी। जनाब कराची के मंजर आप देख रहे हैं, वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन है, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने उस वाक़े की मजम्मत की और कहा कि उससे लाखों करोड़ों इंसानों की, मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई है। जिस तरह से कुरान पाक की बेरहमती की गई है वो काफ़ी ज़्यादा अफसोसनाक है और इस पर हम सबको एहतजाज करना चाहिए और मजम्मत भी करनी चाहिए। साथ साथ जनाब जमात इस्लामी पर उन्होंने शदीद किस्म की तनकीद की है और उन्होंने कहा कि जिस तरह से वो लोगों के पैसों का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया पर कैंपेन कर रहे हैं, उसका हिसाब होना चाहिए, उसकी तहकीकात होनी चाहिए कि किस तरह से तमाम चीज़ें हो रही हैं। और साथ साथ जनाब दीगर मामलात में भी, जिस तरह से अंदरून सिंध लोड शेडिंग के मामला चल रहे हैं, 12-12, 14-14 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, उस पर भी वो इज़हार ख्याल कर रहे हैं। इस वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, बराह रास्त आप मनाजिर देख रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। आप इस वक्त मनाज़िर देख रहे हैं वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन के, जो कि गुफ्तगू कर रहे थे। अपनी गुफ्तगू का आगाज़ उन्होंने किया उस वाक़े के साथ जो कि जिससे पूरे दुनिया के अंदर मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई है। इस वक्त ही प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। हॉस्पिटल्स की मदद में पैसे मिले, वो ज़ाती अखराजात में इस्तेमाल हुए। अभी रिसेंटली सैलाब में जो बकौल उनके खुद के और परवेज़ इलाही साहब के खुद के हमें 2.5-3 अरब रुपए, 4 अरब रुपए, 5 अरब, 6 अरब रुपए मिले, वो पैसे कहाँ गए? इस मुल्क के फेडरल गवर्नमेंट के इदारे क्यों नहीं उसकी इन्वेस्टिगेशन करते? FIA क्यों नहीं उस पर रेड करती? FIA क्यों नहीं तहरीक इंसाफ के सारे अकाउंट्स ब्लॉक करती, मालूमात करती, उसका ऑडिट क्यों नहीं करती? कि अगर 3-4 अरब रुपए जो के तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और उस वक्त परवेज इलाही साहब ने कहा कि जी हाँ ये PTI के अकाउंट में पैसे आए हैं, तो वो पैसे 3.5-4 अरब रुपए का राशन कहां किसको मिला? वो 3.5-4 अरब रुपए का सामान खरीदा गया, नहीं खरीदा गया, या वो सिर्फ सोशल मीडिया में पैसे उड़ाए गए कि ताकि मुल्क के इदारों को निशाना बनाया जाए, मुल्क के सियासतदानों को निशाना बनाया जाए, मुल्क के अहम इदारों के सरबराहों के खिलाफ, उनकी फैमिली के खिलाफ ट्रोलिंग की जाए, उनको बदनाम करने के लिए इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा बनाया जाए। जनाब वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन इस वक्त कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बड़ी ईद की खुशियों में
बोल ने दिया अपने अवाम का साथ। अवामी शिकायत पर बोल ने उठाई आवाज। उधर पेशावर में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए WSSP का खुसूसी ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसमें 3259 एहलकारों समेत 683 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। बोल की खबर पर इदारों ने भी कसली कमर, लिया एक्शन। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।